हेलो गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ़ यू फ्रेंड्स। जैसा कि आपको सबको पता है कि बहुत सारी रिक्रूटमेंट इन दिनों के अंदर रिलीज़ हुई है, जिसकी एडवर्टाइजमेंट मैंने अपने इस चैनल पर थ्रू शॉर्ट्स वीडियोस एंड जो भी हमारे चैनल का कम्युनिटी पेज है उसके ऊपर आपको अवेलेबल करवाई। सो आप सभी को उन सब से कहीं ना कहीं बेनिफिट हुआ है एंड आई एम हैप्पी टू हियर दैट बहुत सारे कैंडिडेट्स, बहुत सारे एम्प्लॉयज़ अलग अलग जगह पे जो लगे हुए हैं, इंस्टीट्यूट्स के अंदर लगे हुए हैं, उनके जो पॉजिटिव कमेंट्स एंड पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट्स आते हैं तो उन सब से हमें डेफिनेटली मोटिवेशन मिलता है ऐसे और भी बहुत सारी यूज़फुल वीडियोस बनाने के लिए। एंड अभी भी इस वीडियो को बनाने से पहले मैंने तमिलनाडु गवर्नमेंट की CCUHM यानी चेन्नई सिटी अर्बन हेल्थ मिशन की एक स्टाफ नर्स की रिक्रूटमेंट की जानकारी अपलोड की है अपने शॉर्ट वीडियो के थ्रू। तो उसकी अगर किसी को ऑफिशियल इन्फॉर्मेशन देखनी हो तो हमारे चैनल के कम्युनिटी पेज पर उसकी ऑफिशियल इन्फॉर्मेशन भी अवेलेबल है। उसका फॉर्मेट चैनल के कम्युनिटी पेज पर जाकर देख सकते हैं। एंड ऑफिशियल अगर किसी को लिंक या फॉर्मेट डाउनलोड करना हो तो उस शॉर्ट वीडियो के अंदर फॉर्मेट का जो डाउनलोड करने का ऑफिशियल वेबसाइट का पोर्टल है वो भी मेंशन किया हुआ है, तो आप वहाँ जाकर भी देख सकते हैं। इसके अलावा और भी किसी को कोई क्वेरी हो, कोई क्वेश्चन हो, कोई भी ऐसा वीडियो जो वो चाहते हैं कैंडिडेट्स, तो आप हमें अपनी रिकमेंडेशन भेजिए। हम आप सबकी रिकमेंडेशन के अकॉर्डिंग वो वीडियोस ज़रूर बनाएंगे। सो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। आज का वीडियो में कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि बहुत बार बहुत सारे कंपटीशन एग्जाम्स के अंदर पूछे हुए हैं और उनको यहाँ डिस्कस करके मैं वही चीज़ आपको बताने जा रहा हूँ कि आपको वैसे क्वेश्चंस की बहुत बार और बहुत सारे क्वेश्चंस को करने के बजाय आपको वो सिलेक्टेड क्वेश्चंस ही पढ़ने होते हैं जिनके अंदर उन सारे क्वेश्चंस का एक सार आ जाए, यानी कि निचोड़ आ जाए। ठीक है ना? यानी कि आप चाहे 100% उनको पढ़े या सिर्फ वो ऐसे 10% या 20% पढ़े क्वेश्चंस या ऐसे नोट्स पढ़े जिनके अंदर कि आपको उन सारे क्वेश्चंस का एक कॉम्बिनेशन मिले, यानी कि उन सभी के अंदर उन सभी क्वेश्चंस को देख के आप समझ सके कि यस, इसके अंदर पूरे के पूरे लेसन का जो क्या है सार है, यानी कि क्या है नट शेल के अंदर डिस्क्राइब्ड है, उसी के अंदर सारा का सारा एडेड है। स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। देख सकते हैं आप कि फर्स्ट क्वेश्चन या इंपॉर्टेंट पॉइंट है, फर्टिलाइज्ड ओवम इज इम्प्लांटेड इनटू यूटेरस आफ्टर 7 डेज। यानी कि फर्टिलाइज्ड जो ओवम होता है, ठीक है, स्पर्म के साथ में फर्टिलाइज होता है एम्पुला के अंदर, फेलोपियन पार्ट का जो ट्यूब है, फेलोपियन ट्यूब का जो पार्ट है, ठीक है, 7th डे इम्प्लांट होता है। ठीक है, अब इम्प्लांटेशन स्टार्ट कब हो जाता है? 5 to 6 डेज आफ्टर फर्टिलाइजेशन, यानी कि जैसे ही फर्टिलाइजेशन स्टार्ट हुआ उसके 5 to 6 डेज बाद में 7th डे इम्प्लांटेशन हो जाता है। ठीक है ना, यूटेरस के अंदर। ठीक है ना, फर्टिलाइजेशन कहाँ होता है? फेलोपियन ट्यूब के एम्पुला पार्ट के अंदर। एंड इम्प्लांटेशन कहाँ होता है? यूटेरस के अंदर। कौन से डे पे? फर्टिलाइजेशन के बाद में 7th डे। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू ऑप्शन आपको आंसर है 7th डे चूज करना है। अगर 7th की जगह आपको अगर कहीं पे 6 मिल जाए तो वो भी आप आंसर के अकॉर्डिंग ऑप्शन के अकॉर्डिंग आंसर चूज कर सकते हैं। बट आपका एब्सोल्यूट राइट आंसर क्या होगा कि भी फर्टिलाइजेशन के कितने दिन बाद में यूटेरस के अंदर इंप्लांटेशन होगा ओवम का? 7th डे। ठीक है, एंड प्रोसेस स्टार्ट कब हो जाती है? 5 to 6 डेज आफ्टर फर्टिलाइजेशन। ओके, नेक्स्ट, यूटेराइन पेसमेकर किसे कहते हैं? कॉर्नुआ ऑफ यूटेरस। ये ESIC, एम्स एंड PGI बहुत सारे एग्जाम्स के अंदर सो मेनी टाइम्स पूछा हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, जैसा कि आप देख सकते हैं कि यूटेरस के दोनों पोल्स, ठीक है ना, राइट एंड लेफ्ट, ठीक है, जहां पर फेलोपियन ट्यूब मिलती है यूटेरस से, ठीक है ना, और लिखा भी है मैंने इसके अंदर की पॉइंट के अंदर, 1 or more एरियाज इन द यूटेरस दैट स्टिमुलेट कॉन्ट्रेक्शन ऑफ द मायोमेट्रियम ड्यूरिंग लेबर प्रोसेस। ओके, यानी कि जब लेबर की प्रोसेस होती है, ठीक है, इन अ प्रेग्नेंट लेडी, ठीक है, तो उस कंडीशन के अंदर मायोमेट्रियम यानी कि जो मस्कुलर लेयर ऑफ द यूटेरस होती है उसके अंदर जो कॉन्ट्रेक्शंस होते हैं, ठीक है ना, कॉन्ट्रेक्शंस, रिलैक्सेशन की ये जो प्रोसेस होती है उसको स्टिमुलेट कौन करता है? उसको स्टिमुलेट करते हैं कॉर्नुआ ऑफ यूटेरस, जिसे हम यूटेराइन पेसमेकर भी कहते हैं। अगर नाम पूछ ले जाए तो कॉर्नुआ ऑफ यूटेरस, अदरवाइज यूटेराइन पेसमेकर। ठीक है, और ये लोकेटेड कहाँ होते हैं? जैसा कि अभी मैंने बताया कि जहां पे फेलोपियन ट्यूब और यूटेरस, ठीक है, दोनों मिलते हैं, उन पॉइंट्स को
ठीक है, अगर हम देखें तो वहीं पे जो सिचुएटेड होते हैं, लोकेशन होती है, वो होती है यूट्राइन पेसमेकर की। ओके फ्रेंड्स, बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट की पॉइंट्स की तरफ। आप इनका चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके, आगे बढ़ते। अब जैसा कि आप यहां पे देख सकते हैं, एक प्रोग्राम कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग के अंदर हम जो पढ़ते हैं IMNCI, इंटीग्रेटेड मैनेजमेंट ऑफ नियोनेटल एंड चाइल्डहुड इलनेसेस, जो कि लॉन्च हुआ था 2005 के अंदर। अब जैसा कि आप देख सकते हैं कि चाइल्डहुड के अंदर बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती है बाय बर्थ के बाद में जैसे जैसे ग्रोथ एंड डेवलपमेंट होती जाती है अकॉर्डिंग टू एज ग्रुप, जैसे कि पहले न्यूबॉर्न, इन्फेंसी, टोडलर, प्री स्कूलर, स्कूलर, ठीक है, एंड देन टीनेजर, फिर उसके बाद में जैसे अर्ली यंग एडल्ट के अंदर कन्वर्ट होता है बच्चा। ठीक है, तो जैसे जैसे ये प्रॉब्लम्स होती है, ठीक है, ओरिजिनेट एज पर एज, ठीक है, तो उनको इम्प्रूव करने के लिए, उनको जो मोर्टेलिटी है, मॉर्बिडिटी, उनको डिक्रीज करने के लिए ये लॉन्च हुआ था प्रोग्राम 2005 के अंदर। गोल इसका जैसे कि मैंने अभी आपको डिस्क्राइब कर ही दिया है, अंडर 5 एज ग्रुप की जो मोर्टेलिटी रेट है उसको कम करना इसका मेन पर्पस, मेन गोल था। ठीक है, अब इसके अंदर 2 कैटेगरीज होती है। फर्स्ट है कैटेगरी ए, यानी कि 0 एज, यानी कि एकदम न्यूबॉर्न फर्स्ट डे से लेकर 2 मंथ्स तक का जो इन्फेंट है, न्यूबॉर्न का जैसा कि मैंने आपको बताया है 0 to 28 डेज के जो बेबी होता है उसको हम कहते हैं न्यूबॉर्न, और उसके अंदर भी जो 0 to 7 डेज का होता है उसको कहते हैं हम अर्ली न्यूबॉर्न, ठीक है, या अर्ली नियोनेट, और 8th डे से लेकर 28th डे तक होता है उसको कहते हैं लेट नियोनेट, और 28th डे के बाद से लेकर 1 ईयर तक की एज का जो बेबी होता है उसको हम कहते हैं इन्फेंट। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हैं कि 2 मंथ्स का बेबी है तो उसको इन्फेंट ही कहेंगे। ठीक है, नेक्स्ट कैटेगरी बी होती है जो कि 2 मंथ से लेकर 5 ईयर्स के चाइल्ड, और अगर देखा जाए तो यूं एज पर रूल 3 ईयर्स तक तो टोडलर ही होता है, एंड 4 ईयर्स टू 6 ईयर तक प्री स्कूलर चाइल्ड होता है। तो ये प्री स्कूलर चाइल्ड तक की एज का, यानी कि 5 ईयर्स तक के बच्चे की सेकंड कैटेगरी आती है, कैटेगरी बी है जो कि। ठीक है, अब इसके अंदर 3 कलर कोडिंग होती है, पिंक, येलो, ग्रीन। ठीक है, अब ये अलग अलग कलर कोडिंग एज पर ट्रीटमेंट ऑफ पर्टिकुलर बेबी एंड पर्टिकुलर इलनेस और डिजीज या कंडीशन डिस्क्राइब की गई है, सेपरेट की गई। कैटेगरी पिंक जो है, यानी कि कलर कोडिंग पिंक जो है, वो कहते हैं कि अर्जेंट रेफरल टू हायर सेंटर्स, यानी बेबी या जो बच्चा है, चाइल्ड है, उसको अगर ऐसी डिजीज जो कि प्राइमरी लेवल पे ट्रीट नहीं हो सकती है, यानी कि सब सेंटर, प्राइमरी हेल्थ सेंटर, ठीक है, एंड कम्युनिटी हेल्थ सेंटर, तो उनको डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, मेडिकल कॉलेजेस में भेजने पर, सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल्स में भेजने की जरूरत है। येलो कलर कोडिंग कहती है कि ओपीडी बेसिस ट्रीटमेंट होना चाहिए, यानी कि बच्चा अगर पीडियाट्रिक ओपीडी के अंदर आया है तो उसको पीडियाट्रिक ओपीडी के अंदर प्राइमरी ट्रीटमेंट मिलना चाहिए, कहीं पर भी हो। ठीक है, ग्रीन कलर कोडिंग कहती है कि होम बेस्ड ट्रीटमेंट, यानी बच्चा आया है, ठीक है, उसको हल्का दस्त, बुखार है, वायरल फीवर है, तो उसके लिए मदर को गाइड करना है। बच्चा अगर ब्रेस्ट फीड नहीं कर रहा तो मदर को गाइड करना है। ठीक है, एंड किसी भी तरह की ग्रोथ एंड डेवलपमेंट से रिलेटेड अगर कोई दिक्कत आ रही है तो मदर को काउंसिल करना है, बेबी की केयरिंग के रिगार्डिंग बताना। तो ये होम बेस्ड ट्रीटमेंट जो है ग्रीन कलर कोडिंग के अंदर आता है। आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर उसके बाद में आगे बढ़ते हैं। अब जैसे कि आप देख सकते हैं अनदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के अंदर मम्स, जिसको कि अनदर किस नाम से जानते हैं, यह भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कम्युनिटी के पर्सपेक्टिव से। आल्सो नोन एज एपिडेमिक पेरोटाइटिस, पेरोटाइटिस यानी इन्फ्लामेशन ऑफ द पेरोटिड ग्लैंड्स, जो कि सैलिवरी ग्लैंड्स के अंदर सबसे बड़ी ग्लैंड्स होती है पेरोटिड ग्लैंड्स। ठीक है ना। नेक्स्ट, मलेरिया पैरासाइट वॉज डिस्कवर्ड बाय लवेरान, यानी कि मलेरिया पैरासाइट की खोज किसने की थी? लेवेरान ने की थी। आप सबको पता है जैसे कि मलेरिया किससे होता है? मादा एनोफिलीज मच्छर के काटने से होता है। एंड ग्रो किसके अंदर होता है? प्लाज्मोडियम के अंदर। प्लाज्मोडियम के अंदर वाइवेक्स, फेल्सीपेरम, ओवेल, ठीक है ना, और भी मतलब जो अलग अलग प्रजातियां हैं उनकी, मतलब जो स्पीसीज है उनकी ग्रोथ है अकॉर्डिंग टू पर्टिकुलर कंट्री और ओरिजिन प्लेस, उनको हम स्टडी करते हैं। ठीक है ना। एंड मलेरिया के लिए और एक और चीज़, मतलब ऑयली बेस्ड इंजेक्शन, अगर किसी को पर्टिकुलर मलेरिया के लिए ट्रीटमेंट के लिए अगर डॉक्टर प्रिस्क्राइब करता है, मलेरिया के लिए ऑयली बेस्ड प्रिपरेशन का ऑयली इंजेक्शन आता है। ठीक है ना। आर्टीथर, अल्फा बीटा आर्टीथर इंजेक्शन आता है, जिसको कि IM वंस इन अ डे लगाना होता है। एंड जिसके लिए 22 गेज की ग्रे शेड की ग्रे हब वाली एक निडल यूज में ली जाती है। ठीक है। एंड इन द ग्लूटियल मसल्स
2 ml का इंजेक्शन होता है, वो वंस इन अ डे एडमिनिस्टर किया जाता है, 3 डेज का कोर्स होता है। ठीक है, ये एक एक्स्ट्रा क्लिनिकल आपके लिए पॉइंट, अगर ऐसा क्वेश्चन कभी आ जाए तो एग्जाम में। नेक्स्ट, हेड डिलीवरी थ्रू, अब यहाँ पे हेड किसका, बेबी का। ड्यूरिंग लेबर प्रोसेस, जब बेबी का हेड डिलीवर करवाया जाता है तो लेबर की मैकेनिज्म जो होती है उसके अंदर कौन से फेज के अंदर या कौन से स्टेप के अंदर बाहर आता है। ठीक है, तो इसका आंसर होगा रेस्टिट्यूशन। ठीक है, शोल्डर डिलीवरी थ्रू, अब शोल्डर की डिलीवरी करवानी है तो वो कौन से फेज में होगा, वो एक्सटर्नल रोटेशन के अंदर। ठीक है, ये मैं आपको मैकेनिज्म ऑफ लेबर है लेटर ऑन नेक्स्ट क्लास के अंदर आपको अच्छे से फुली डिस्क्राइब करके एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है, यहां पे हम शॉर्टली एक्सप्लेन कर लेते हैं, समझ लेते हैं मैकेनिज्म ऑफ लेबर। अब देख लीजिए, इससे रिलेटेड भी क्वेश्चन आ जाता है कि ये जो मैकेनिज्म ऑफ लेबर के अंदर जो स्टेप्स आपको अभी मैं आपको दिखा रहा हूं यहां पे, जैसे कि इंगेजमेंट है, ठीक है, डिसेंट है, ठीक है, नीचे उतरना है बेबी के हेड का, ठीक है, पेल्विस के अंदर फ्लेक्शन होना है, इंटरनल रोटेशन होना है, ठीक है, एक्सटेंशन होना है, यानी कि अगर यूं कहे कि एक्सटेंशन यानी कि हिंदी में कहे तो विस्तार होना है, यानी कि बेबी का हेड जो एक्सटेंड होता है, ठीक है ना, बॉडी से, शोल्डर ट्रंक से। एंड रेस्टिट्यूशन होता है, एक्सटर्नल रोटेशन होता है, बाहर की तरफ रोटेशन होना, बेबी का जब आउट करवाते हैं, बेबी का जब बर्थ होता है हेड बाहर की तरफ आता है, एक्सपल्शन यानी पूरा बेबी जब बाहर आ जाता है। ठीक है ना, तो ये पूरी की पूरी प्रोसेस है जो कि मैं आपको नेक्स्ट आने वाली 1 या 2 क्लास के अंदर आपको अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है ना, तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन ये बन जाता है कि ऐसे आपको स्टेप्स दे देंगे और इनके अंदर इनका जो ऑर्डर है वो चेंज कर देंगे। अब आपको कहेंगे कि ऐसे 4 ऑप्शंस बना के दे देंगे कि सही ऑर्डर कौन सा है मैकेनिज्म ऑफ लेबर का। ठीक है ना, 4 या 5 ऑप्शंस इनमें से दे देंगे और उनका ऑर्डर चेंज कर देंगे। एक्सपल्शन रख देंगे सबसे पहले, फ्लेक्शन बीच में रख देंगे, इंटरनल रोटेशन एंड के अंदर रख देंगे, ऐसा कुछ करके आपको ऑप्शन देंगे। तो इससे रिलेटेड भी क्वेश्चन आता है। ठीक है ना, BHU एंड अनदर जो भी स्टेट गवर्नमेंट की वैकेंसीज होती है उनके अंदर ऐसे क्वेश्चन 1 या 2 बार मैंने अटेंड किए हैं। सो एज पर माई एक्सपीरियंस मैं आपको ये कह रहा हूं कि ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है ना, स्टेप्स को। नेक्स्ट है, साइकोथेरेपी के अंदर मैक्सिमम मेंबर्स कितने हो सकते हैं। अगर हम किन्हीं पेशेंट्स को, ठीक है, ग्रुप ऑफ पेशेंट है, ठीक है, 4, 5, 8, 10, ठीक है, मैक्सिमम कितने हो सकते हैं, उसमें मेंबर्स 12 हो सकते हैं, है ना, इंक्लूडिंग जो साइकोलॉजिस्ट है एंड काउंसलर है। ठीक है ना, तो उनको एंड जो मतलब जितने भी पेशेंट्स है, ठीक है ना, जो हमें काउंसिल करने हैं, जिनको हमें मेंटली इल पेशेंट्स को जिनको हमें काउंसलिंग देनी है, जिनको हमें हेल्थ एजुकेशन देनी है, ठीक है, एंड जिनको साइकोथेरेपी करनी है, उन पेशेंट्स को एंड उन काउंसलर्स को एंड उन साइकेट्रिस्ट्स को शामिल करके मैक्सिमम मेंबर्स कितने हो सकते हैं, 12 हो सकते हैं। ठीक है ना, अब आज 28 फरवरी को नेशनल साइंस डे सेलिब्रेट किया जाता है। अब नेशनल साइंस डे क्यों सेलिब्रेट किया जाता है, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस को सेलिब्रेट करने का पर्पस ये है कि सर CV रमन, ठीक है, चंद्रशेखर वेंकट रमन सर ने जिसको जो कि प्रकाश के अंदर, ठीक है ना, यानी लाइट्स की जो रमन इफेक्ट खोज की थी। ठीक है ना, हम जैसा कि फिजिक्स के अंदर पढ़ते हैं, केमिस्ट्री के अंदर पढ़ते हैं, ठीक है ना, रमन इफेक्ट हम सबको अच्छे से पता है। ठीक है ना, तो उनकी खोज के लिए उनको नोबेल प्राइज दिया गया था। तो उसे कमेमोरेट करते हुए, उससे ध्यान में रखते हुए, उनकी इस ग्रेट अचीवमेंट को, सिग्निफिकेंट जो अचीवमेंट है उनको ध्यान में रखते हुए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने आज के दिन को नेशनल साइंस डे यानी कि राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के रूप में सेलिब्रेट करने का ऐलान किया था उस समय। एंड आज भी हम इसे हर साल नेशनल साइंस डे के दौर पर सेलिब्रेट करते हैं। ठीक है ना, और आज के दिन की भी थीम है ग्लोबल साइंस इन ग्लोबल वेल बीइंग। ठीक है ना, कि ग्लोबल साइंस का ग्लोबल वेल बीइंग के अंदर, यानी कि उनकी ग्रोथ के अंदर, डेवलपमेंट के अंदर, यानी कि पब्लिक के अंदर साइंस का क्या रोल हो सकता है ग्लोबल लेवल पर, उसकी इंपॉर्टेंस बताई जाती है। ठीक है, तो ऐसे डेज को भी आपको ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी है, जो कि करंट अफेयर्स के पर्सपेक्टिव से, साइंस के पर्सपेक्टिव से, GK के पर्सपेक्टिव से कहीं ना कहीं किसी न किसी स्टेट या नेशनल लेवल के एग्जाम में आ सकते हैं। नेक्स्ट, अब 1-2 टर्म है जो कि अक्सर आ जाती है और कहीं ना कहीं कंफ्यूज कर देती है कैंडिडेट्स को। अस्पर्मिया का मतलब होता है एब्सेंस ऑफ सीमन, जो कि इजेक्यूलेशन होता है एक बार के ऑर्गेनिज्म से। ठीक है ना, ठीक है ना, ऑर्गेनिज्म का मतलब यानी कि मेल एंड फीमेल के सेक्स के दौरान, ठीक है, जो पीक लेवल होता है सेक्स का, उसे कहते हैं हम ऑर्गेज्म। ठीक है, एंड उसके अंदर जो एक बार में जो सीमन का इजेक्यूलेशन होता है, ठीक है, अगर वो एब्सेंट है, ठीक है ना, तो उसे हम कहें, उस कंडीशन को हम कहेंगे अस्पर्मिया। वही अजूस्पर्मिया क्या होता है, अजूस्पर्मिया होता है एब्सेंस ऑफ स्पर्म इन सीमन, यानी स्पर्म यानी सीमन तो इजेक्यूलेट हुआ है एक बार के इजेक्यूलेशन के अंदर, लेकिन उस सीमन के अंदर अगर स्पर्म एब्सेंट है तो उसे हम कहेंगे अजूस्पर्मिया।
और अगर सीमन ही एब्सेंट है तो उसे कहेंगे अस्पर्मिया, राइट। और इसी के साथ में आज की क्लास होती एंड। ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू फ्रेंड्स। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना नहीं भूले, क्योंकि मैं हमेशा से आपको कहता आ रहा हूं कि मेरी जो क्लासेस है उन कैंडिडेट्स के लिए, उन एम्प्लॉयज़ के लिए बहुत बेनिफिशियल है जिनके एक एक्सपीरियंस्ड काउंसलिंग, एक टीचर समझ लीजिए, एक कलीग समझ लीजिए, एक फ्रेंड के तौर पे बता सके कि आपको एग्जाम के अंदर क्वेश्चंस कैसे अटेंड करने हैं, अपनी नेगेटिव मार्किंग कम कैसे करनी है, एंड इसके अलावा ऐसे कौन से तरीके हैं जो कि आपको हार्डवर्क एंड स्मार्ट वर्क दोनों को मिलाकर आपको एक सक्सेस का पाथ सेलेक्ट करने के अंदर हेल्प कर सके। क्योंकि वही वाली बात है कि भाई ज्ञान जितना बांटोगे उतना ही बढ़ेगा। और मुझे खुशी होती है कि आप सब लोगों का अगर किसी न किसी तरीके से बेनिफिट होता है। जैसे कि मेरे तो बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, बहुत सारे कलीग्स हैं, बहुत सारे जूनियर्स हैं जो कि मैं व्हाट्सएप ग्रुप के थ्रू उनकी हेल्प में कहीं ना कहीं करता ही रहता हूँ। एंड कहीं ना कहीं अगर मैं काम आता हूँ तो मैं आई एम थैंकफुल टू गॉड कि जो चीज़ मुझे मिली है और जो चीज़ मैं अपने फ्रेंड्स तक मैं अगर कंट्रीब्यूट कर सकता हूँ तो वो यही है कि मैं अपने इस चैनल के थ्रू ऐसे वीडियोस बनाकर उन तक पहुंचा सकता हूं जो कि उनके लिए कहीं ना कहीं बेनिफिशियल हो सकते हैं। देखिए फ्रेंड्स, सक्सेस का कोई भी शॉर्टकट नहीं होता है। आप पढ़ोगे तभी आपको सिलेक्शन मिलेगा। आप अगर नहीं पढ़ोगे तो लाइफ के अंदर किसी भी तरह का कोई भी वे हो, ठीक है, हार्डवर्क वाला वे हो, स्मार्ट वर्क वाला वे हो, कोई भी काम नहीं आएगा। सो कीप लर्निंग, कीप स्टडिंग एंड लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल, पायनियर नर्सिंग चैनल। ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू।